हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करा रही हूं, जिसमें अभी तक मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो करवा दिए हैं। तो इसी में अब मैं आप लोगों को एक और नेक्स्ट टॉपिक कराने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बंगाल विभाजन के बारे में कराया था और मैंने बताया था कि बंगाल विभाजन का परिणाम ही हमें देखने को मिला था कि एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे हम लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो इस आंदोलन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लास्ट वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, स्वदेशी और बहिष्कार यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी वस्तुएं हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका बहिष्कार करना है, और जो स्वदेशी चीज़ें हैं यानी कि अगर हम लोग कहें तो बहिष्कार के साथ साथ हमें स्वदेशी क्षेत्रों पर भी फोकस देना है, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शिक्षा है, भाषा है, उद्योग है, कला, राजनीति, इन सभी क्षेत्रों में हमें स्वदेशी पर फोकस करना है। यानी कि इस आंदोलन का आप लोग नाम से ही मतलब समझ सकते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार यानी कि विदेशी वस्तुओं, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करना है और अपनी स्वदेशी संस्थाओं पर फोकस करना है, स्वदेशी वस्तुओं पर फोकस करना है, विदेशी चीज़ों का हर तरीके से बहिष्कार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी पर फोकस करना है। तो यही इस आंदोलन का मतलब है और हर क्षेत्र में बात की गई है, चाहे शिक्षा हो, उद्योग हो, कला हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी पर फोकस करना है और विदेशियों को बहिष्कार करना है। तो ये इस आंदोलन का मतलब है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग क्षेत्रों में बात की गई है कि अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग स्वदेशी पे फोकस करेंगे और विदेशी पे बहिष्कार करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस किस तरीके से बात की गई है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये इसमें 2-3 बार कुछ हो गया है। अभी हम लोग सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम लोग बात करें तो जिसमें जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं थीं, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जा रही थीं, उनका हमें बहिष्कार करना है और स्वदेशी शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने स्वदेशी शिक्षा केंद्र खोलने हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इसमें कई सारे शिक्षा केंद्र खोले भी गए। जैसे कि 1906 में अगर हम लोग बात करें तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष को बनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमें विदेशी जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो उनको हमें बहिष्कार करना है और जो स्वदेशी शिक्षा केंद्र हैं उनकी हमें स्थापना करनी है और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा इसका जो मेन अगर हम लोग पॉइंट के बारे में बात करें तो वो ये है कि जो भी सरकारी आदेश जारी किए गए थे उनके विरुद्ध कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग बात करें, जो ये आंदोलन था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसी आंदोलन के तहत जो कृष्ण कुमार मित्र हैं उन्होंने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई थी। और ये किस लिए बनाई थी? तो जो ब्रिटिश सरकार का आदेश है उसके विरुद्ध, यानी कि ब्रिटिश सरकार की हमें किसी भी आदेश को नहीं मानना है, उसके विरुद्ध एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
कि तकनीकी शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, या फिर जो भारतीय युवा और जो छात्र वर्ग हैं उनको तकनीकी शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए उनको जापान भी भेजने की योजना बनाई गई थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी स्वदेशी शिक्षा पर बढ़ावा देने का एक हम लोग देख सकते हैं मेन पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हर क्षेत्र में, चाहे अगर हम लोग बात करें अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, या फिर जो भी साहित्य वाला क्षेत्र है हमारा, उस सब में हमें स्वदेशी भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, स्वदेशी भाषा को बढ़ावा देना है। और इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की भी रचना की थी। यानी कि अमार सोनार बांग्ला ये आप लोगों ने सुना भी होगा, और यही जो गीत था जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, यही हमें बाद में बांग्लादेश जो है उसका राष्ट्रीय गीत भी देखने को मिलता है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि अमार सोनार बांग्ला नामक गीत जो है इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये किस आंदोलन के तहत की गई थी इसकी रचना? तो जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था तब इस गीत की रचना की गई थी, अमार सोनार बांग्ला। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत पर भी विशेष तौर पर फोकस किया गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो अगर हम लोग बात करें कि हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में जो वंदे मातरम गीत है उसकी रचना भी आप लोगों को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की है, तो वो भी हमें देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो अमार सोनार बांग्ला है जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था, वो भी हमें काफ़ी लोकप्रिय होता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरीके से जो स्वदेशी हमारी भाषा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की बात की जा रही थी। तो ये आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में इतनी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं कि जो विदेशी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका बहिष्कार करना है और स्वदेशी शिक्षा के केंद्र खोलने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी भाषा पर फोकस करना है। और बाकी एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई गई थी, और जो युवा वर्ग हैं उनको तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान भेजने की योजना बनाई गई थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग उद्योगों के बारे में बात करें तो उद्योगों में वही है कि विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना है। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सफल भी हुए थे, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस टाइम पर लोगों ने जितने भी जो विदेशी वस्त्र हुआ करते थे, विदेशी जो कपड़े हुआ करते थे, जो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े हम लोग कह सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया था और अब उन्होंने स्वदेशी पर फोकस करना शुरू कर दिया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने में हम लोग सफल रहे थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे कई सारी कमियां थीं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें पैसे की कमी, अनुभव ना होना, कई सारे ऐसे कारक थे जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी में हम लोग उतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। यानी कि हम लोगों ने अपने खुद के उत्पाद बनाने की कोशिश तो काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कारक जिम्मेदार थे, पैसे नहीं थे और अनुभव नहीं था हमें इतना ज़्यादा, तो इस वजह से हम लोग उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें हमें उस हद तक सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी हम लोग अगर कहें कि लोगों में भारतीय वस्तुओं की, भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब वो लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये पीसी रॉय है, ये गलती से बीसी रॉय टाइप हो गया है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ये पीसी रॉय हैं। तो पीसी रॉय द्वारा अगर हम लोग बात करें कि उन्होंने बंगाल केमिकल फैक्ट्री का गठन किया था, जो हमें सफल दिखाई देती है। तो ये भी एक तरीके का उद्योग हमें देखने को मिलता है। तो बंगाल केमिकल सोसाइटी, तो ये एक उद्योग, अगर आप लोग सफल कोई सा उद्योग हुआ था अगर हम उसके बारे में बात करें, तो उसके एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ये याद रख सकते हैं कि बंगाल केमिकल फैक्ट्री जो है जिसका गठन पीसी रॉय ने किया था, तो वो सफल रही थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा उद्योगों के बारे में कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में तो हम लोग पूरे तरीके से सफल रहे थे। लेकिन हालांकि अगर हम लोग कहें तो भारतीय उत्पाद जो हैं उनकी मांग तो बढ़ी थी, लेकिन हम लोग उतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारे पास अनुभव और पैसे की कमी थी। तो ये बातें आप लोग उद्योग के क्षेत्र में याद रख सकते हैं। अब लोग नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कला के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में। तो अगर इन दोनों क्षेत्रों में अगर हम लोग सबसे पहले कला के बारे में बात करें, तो आंदोलन के दौरान भारतीय कला से प्रेरणा ग्रहण करने की बल दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि अगर हम लोग बात करें जो हमारी भारतीय कला है
उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की बात की गई। तो इसमें अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो इसमें आप लोग अविंद्रनाथ टैगोर, ये यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ये अविंद्रनाथ टैगोर हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई थे, जो कि आप लोगों को पता होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि अविंद्रनाथ टैगोर ने ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। तो ये भी हमें कला के क्षेत्र में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोसाइटी देखने को मिलती है, ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट। इसके अलावा स्वदेशी चित्रकला को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा था, यानी कि हमारी जो चित्रकला है, जैसे हमें अजंता और एरोला की चित्रकला देखने को मिलती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक हम लोग कहें तो काफ़ी फेमस चित्रकला हमें देखने को मिलती है। तो उसी के आधार पर स्वदेशी चित्रकला पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई थी, यानी कि कला के क्षेत्र में भी अगर हम लोग बात करें तो स्वदेशी चित्रकला पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। भारतीय हमारी जो कला पहले से चली आ रही थी प्राचीन काल से, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की बात की गई थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रेरणा ग्रहण करने की बात की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कलकत्ता कला सोसाइटी संप्रदाय जो है उसका भी गठन किया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अविंद्रनाथ टैगोर ने ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता कला संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये बातें आप लोग कला के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो जो कांग्रेस का मंच था उससे भी हमें देखने को मिलता है कि स्वशासन और स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो वो भी हमें इस आंदोलन का एक सफल हम लोग कहें परिणाम देखने को मिलता है कि जो स्वशासन और स्वराज का प्रस्ताव है वो कांग्रेस के मंच से पारित हो गया था। इसके अलावा स्वदेश बांधव समिति का भी गठन किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि स्वदेश बांधव समिति और अन्य समितियां जो हैं उन्होंने भी आत्मनिर्भरता के लिए लोगों को जागरूक किया। तो ये कई सारी चीज़ें हम लोग याद रख सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में भी। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। पहली तो कि जो स्वशासन और स्वराज का प्रस्ताव है वो पारित हो गया था। इसके अलावा स्वदेश बांधव समिति और भी कई जो स्वयंसेवी समितियां थीं उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भरता के लिए जागरूक किया था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि आपदा के दौरान राहत, हथकरघा का प्रशिक्षण, इसके अलावा पंचों के माध्यम से विवादों का समाधान। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग याद रख सकते हैं जो कि यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं। तो इन एग्जाम्पल को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। यानी कि हर क्षेत्र में हम लोग कहें तो आत्मनिर्भरता पर फोकस करने की बात की जा रही थी। तो ये भी आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्रांतिकारी जो युवा थे उन्होंने भी सरकारी हथियारों और खजाने को लूटा और इसे स्वदेशी लूट कहा गया। यानी कि अगर हम लोग बात करें जो उस टाइम पे क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, जो कि मैंने आप लोगों को बताए थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, जो गरम दल के लोग थे, उन्हें हम लोग क्रांतिकारी युवा भी कहते हैं। तो उन्होंने सरकारी हथियार और खजाने को भी लूटने की कोशिश की थी और इसे स्वदेशी लूट का नाम दिया गया था। तो ये आप लोग कला के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी याद रख सकते हैं। तो कांग्रेस के मन से स्वशासन और स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और स्वदेश बांधव समिति जैसी और भी जो समितियां थी उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भरता के लिए जागरूक किया था। हर क्षेत्र में, चाहे अगर हम लोग बात करें कि अगर विवाद हुए हैं किसी के मध्य, तो पंचों के माध्यम से उनका समाधान किया जा सके, बल्कि उसके बजाय जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कोर्ट या फिर न्यायपालिका का गठन किया था उसके बजाय इन्होंने कहा था कि पंचों के माध्यम से ही हम लोग उन विवादों का समाधान कर लें। इसके अलावा हथकरघा का प्रशिक्षण करने की बात की थी लोगों में, जिससे कि लोग आत्मनिर्भर हो सके। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। तो ये आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से स्वदेशी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया, बढ़ावा दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की कोशिश की गई थी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसमें इसकी विशेषताओं के बारे में। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो 1857 की क्रांति के पश्चात हमें ये पहला अखिल भारतीय आंदोलन देखने को मिला था। यानी कि ये पहला ऐसा आंदोलन था जो कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर चलाया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन था। इसके बाद हमें आगे और भी कई सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए गए थे उनकी शुरुआत हो गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इस आंदोलन में हमें देखने को मिलता है कि मध्य वर्ग के साथ साथ आम लोगों की भी भागीदारी थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा मध्य वर्ग ने ही भाग लिया था। जैसे कि मैंने बताया था कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, तो कांग्रेस को भी एक मध्य वर्गीय संस्था कहा जाता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मध्य वर्ग के लोग ही हुआ करते थे। आम लोग मतलब उसमें उतनी ज़्यादा भागीदारी नहीं किया करते थे। लेकिन ये जो आंदोलन चलाया गया था, इसमें आम लोगों ने भी पूरी भागीदारी की थी, क्योंकि ये बंगाल विभाजन के बाद हुआ था ये आंदोलन। तो बंगाल विभाजन का असर वहाँ के आम लोगों पर ज़्यादा पड़ा था, और आम लोग जो है वो बंगाल विभाजन से बहुत ज़्यादा दुखी और असंतुष्ट थे। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग इस आंदोलन की प्रकृति के बारे में बात करें, तो ये आंदोलन उग्र के साथ साथ उदार शैली भी हमें इसमें देखने को मिलती है। यानी कि उग्र शैली के साथ साथ हमें इसमें उदार शैली भी देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि आंदोलन की शुरुआत में स्वदेशी और बहिष्कार जैसे हम लोग कहें तो संगठित प्रभाव को रेखांकित किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कपड़ों को जलाना, तो ये सारी जो है चीज़ें जो है वो उग्र तरीके से की जा रही थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो उदार शैली एक थी वो भी इसमें बनी रही थी। तो दोनों ही हमें इसमें दोनों का समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गर्म दल और नरम दल के नेता थे, यानी कि जो उग्रवादी और जो उदारवादी दोनों ही नेता थे, उन्होंने हम लोग देखते हैं कि साथ में इस आंदोलन में भाग लिया था। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो कुछ क्रांतिकारी घटनाएँ होने के साथ साथ हमें ये भी दिखाई देता है कि एक उदार शैली भी इसमें बनी रहती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस आंदोलन में उग्र और उदार दोनों शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने इस आंदोलन के दौरान जो भी नेता हुआ करते थे, जो भी लोग हुआ करते थे, उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों को भी राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए उपयोग किया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी जयंती, गणेश पूजा जैसे जो त्यौहार थे उनको मनाने का शुरुआत किया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि वो भी इस आंदोलन के दौरान की गई थी ये सारी चीज़ें। तो शिवाजी जयंती, गणेश पूजा, इन त्योहारों के जरिए लोगों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत को मातृभूमि के रूप में देखने की शुरुआत भी हमें इस आंदोलन के बाद ही देखने को मिलती है। तो ये भी आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो ये आंदोलन था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये राष्ट्रीय आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी कि हमें ये पहला आंदोलन देखने को मिला था जो कि राष्ट्रीय आंदोलन था और अखिल भारतीय स्तर पर ये आंदोलन हुआ था। तो इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन में ये एक हम लोग कहें तो मील का पत्थर साबित हुआ था। हालांकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका दमन कर दिया गया था और बाद में ये आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि स्वशासन और आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य जो थे उनमें हमें लोगों की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी देखने को मिल रही थी। संघर्ष के नए नए तरीके हैं उनका भी अगर हम लोग बात करें अखिल भारतीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया था। तो हम लोग कहें किसी भी तरीके से अगर हम लोग कह लें तो राष्ट्रीय आंदोलन में ये आंदोलन जो है वो एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस आंदोलन के बारे में याद रख सकते हैं इसकी विशेषताओं के रूप में। तो ये आप लोग इसकी विशेषताएं याद रख सकते हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें इसके बारे में कि इस आंदोलन की असफलता के क्या क्या कारण थे, यानी कि बाद में ये आंदोलन असफल किस वजह से हुआ था, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो उस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया ब्रिटिश सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, तो इसलिए वो बहुत गलत तरीके अपनाती थी। तो हम लोग कहें ब्रिटिश सरकार की जो दमनात्मक नीति थी उस वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये आंदोलन असफल रहा था, जिसमें हमें देखने को मिला था कि उन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको सज़ा दे दी थी 6 साल की, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो ये भी हमें एक कारण देखने को मिला था कि जो मुख्य नेता हुआ करते थे उनको ब्रिटिश सरकार ने सज़ा दे दी थी, जेल भेज दिया था। तो इस वजह से ये आंदोलन बाद में नेतृत्वहीन होता जाता है और इस वजह से फिर आंदोलन कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो ये आप लोग एक पॉइंट याद
रखिएगा। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो और शासन करो की नीति थी वो भी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि बाद में मुस्लिम जो लीग है उसका गठन हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो हिंदुओं और मुस्लिमों में अलगाव की भावना पैदा करने लगी थी, उनमें फूट डालने लगी थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि आंदोलन के दौरान संवैधानिक सुधारों में नरम दलीय और गरम दलीय नेताओं के बीच भी मतभेद बढ़ा था, यानी कि कांग्रेस जो है उसके जो मैंने आप लोगों को बताया था नरम दल और गरम दल के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग कहें तो टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही थी। तो वो भी हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार जो है उसकी फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत ही हुआ था। तो ये भी एक कारण था कि जब दोनों दल जो थे कांग्रेस के उनमें ही मतभेद बढ़ता जा रहा था, तो इसीलिए आंदोलन पर वो उतना ज़्यादा बाद में फोकस नहीं कर पाए आपसी मतभेद की वजह से। तो इस वजह से भी फिर आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा था। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बताया कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि कांग्रेस का फिर बाद में विभाजन हो जाता है, दोनों दल अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की जो संगठनात्मक कमजोरी थी वो भी इस आंदोलन की असफलता का एक कारण बनता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो रूढ़िवादी मुस्लिम नेता थे उनको शिमला में विशेष महत्व दिए जाने का ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया था। तो इसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग का गठन जो है वो भी इस आंदोलन की असफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा कोई भी जन आंदोलन था वो लगातार नहीं चल पाता था, एक हद के बाद कमज़ोर पड़ जाता था। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि बाद में जब जो प्रमुख नेता थे उनको जेल भेजा जाने लगा था, कांग्रेस के दोनों दल अलग अलग होने लगे थे, तो इस वजह से बाद में आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन हो जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि बाद में ये असफल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो हैं वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में याद रख सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। पहले तो मैंने बताया कि स्वदेशी और बहिष्कार दोनों का क्या मतलब है, और फिर अलग अलग क्षेत्रों में किस किस तरीके की नीतियाँ अपनाई गई थी, किस तरीके से स्वदेशी पर फोकस किया गया था और विदेशी का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार किया गया था, वो मैंने आप लोगों को सारे एरियाज़ में बता दिया। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को इस आंदोलन की विशेषता बताई और अब मैंने आप लोगों को इसकी असफलता के कारण भी बता दिए हैं। तो आई होप अब आप लोगों को इस आंदोलन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न, किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को बस मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।